हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है मिशन लक्ष्य पर। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे और आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे यूनिट 8 पढ़ रहे हैं और इसके पहले के टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है डेविड आसुबेल का पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग जे राम ब्रूनर पढ़ चुके हैं, वाइगॉस्की पढ़ चुके हैं, जीन पियाजे पढ़ चुके हैं। इन सब की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं अधिगम की। और आज जो है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसको मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है। और इस सिद्धांत में वो किस चीज़ पे बल देते हैं वो देखते हैं। जो एक मीनिंगफुल लर्निंग रहती है, जो सार्थक लर्निंग रहती है, उसके बारे में बात करते हैं। अब ये सार्थक लर्निंग क्या होती है? जब बच्चे को कोई चीज़ समझाई जाती है, जब उसको वो सीख लेता है, आत्मसात कर लेता है, और तो उस लर्निंग को हम सार्थक लर्निंग कहते हैं। ठीक है, उसी को मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं। तो ये सिद्धांत कक्षा के लिए किए जाने वाले शिक्षण में, जो शिक्षण होता है तथा जो शाब्दिक सामग्री के सार्थक एवं अर्थपूर्ण सीखने से संबंधित, यानी कि जब बच्चे को सिखाया जाता है उस कंसेप्ट को, जब वो सीख लेता है, आत्मसात कर लेता है, और उसी को हम अर्थपूर्ण लर्निंग कहते हैं, यानी कि आपका मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं। ये उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इन्होंने लर्निंग के प्रकार भी बताए हैं, वो आगे हम पढ़ते हैं। तो और एक टर्म है आत्मसात, इस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया है। उसका मतलब क्या है? जैसे जो हमारा पूर्व ज्ञान है, ये जो ये टर्म है, ये हम जीन पियाजे में भी पढ़ चुके हैं। उन्होंने भी इस एसिमिलेशन के बारे में बताया था, आत्मसात के बारे में बताया था। क्या होता है? जो एक किसी चीज़ को लेके एक जो ज्ञान की संरचना हमारे माइंड में बनी होती है। ठीक है। तो जैसे जैसे हम फिर सीखते हैं तो उस आगे बढ़ते हैं, तो जो पुराना ज्ञान है, जो पूर्व ज्ञान है, उसको भी हम नए ज्ञान से जोड़ते जाते हैं। और साथ में अगर उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होती है तो वो सुधार भी करते जाते हैं। तो नए ज्ञान को हम आत्मसात करते हैं। जैसे मान लीजिए, अब बच्चा छोटा था तो उसको एक जैसे सफ़ेद एक गेंद दी गई खेलने के लिए। ठीक है। तो वो फिर वो जो थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा हल्का फुल्का चलने लग गया, उसके पास अंडे, उसके सामने अंडे ला के रखे हैं, और उसने देखा तो वो समझता है ये भी गेंद है। तो उसको जब फेंकता है ज़मीन पे तो वो फूट जाता है। तो उसको एक तरह से तब उसको या बताते हैं कि ये अंडा है, ये गेंद नहीं है, सभी सफ़ेद चीज़ें। तो एक ज्ञान जो है उसका सुधार हुआ कि सभी सफ़ेद चीज़ें जो हैं वो गेंद नहीं होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक जो पूर्व ज्ञान था उसका, कि पूर्व ज्ञान था कि जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं वो गेंद होती हैं, ये पूर्व ज्ञान था उसका। तो वही सोच के उसने उसको उछाला। ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे वो फूट गया तो एक नया ज्ञान उसमें जुड़ गया कि सभी सफ़ेद चीज़, देखो सफ़ेद जो होता है वो हो सकता है गेंद हो, लेकिन सभी सफ़ेद चीज़ें गेंद नहीं होती हैं। तो एक ये जो नई जानकारी उस पुरानी जानकारी में जुड़ गई, और इस नए ज्ञान को उसने पुराने ज्ञान के साथ आत्मसात कर लिया। इसी की बात जो है ये जीन पियाजे भी करते हैं, और जो आपके ये डेविड आसुबेल हैं ये भी करते हैं। और ये जीन पियाजे से काफ़ी प्रभावित थे उनकी थ्योरी से, इसलिए उनकी जो टर्म्स हैं इसमें भी देखने को मिलेंगी। ठीक है। और एक हाँ, तो जो हमारा पूर्व ज्ञान है, यानी कि जो संज्ञानात्मक संरचना है, जब पुराने ज्ञान में नई जानकारियाँ जुड़ती हैं, जो पुरानी संरचना थी उसमें नया जुड़ता है, या पुराने में सुधार होता है, बच्चा पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़कर उसे आत्मसात कर लेता है, उसका समावेशन अपने अंदर कर लेता है, उसी को हम यहाँ आत्मसातीकरण कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों, इन्होंने सीखने के देखिए 4 प्रकार बताए हैं। पहला है रटकर सीखना, यानी कि रोट लर्निंग कहते हैं। जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, नर्सरी की क्लासेस में देखा होगा, वहाँ बच्चों को हर चीज़, जैसे उसको पहाड़े पढ़ा रहे हैं, यानी कि उनको यदि टेबल्स याद करा रहे हैं या उनको पोएम्स याद करा रहे हैं, तो वो रट के करते हैं। ठीक है। जैसा उसमें लिखा हुआ है, जैसा टीचर बोलती है, बच्चे बोलते हैं, उसके पीछे 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 बोलते जाते हैं। उसको कुछ समझते नहीं है, बस जैसा लिखा है हूबहू जैसा लिखा है वैसे ही उसको वो रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। उसका मीनिंग समझना है कोई मतलब नहीं, बस उसको याद कर लेते हैं। ठीक है। तो पहला तो उन्होंने कहा कि जो लर्निंग होती है रट के सीखते हैं। ठीक है। लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि इसमें अर्थ जानते ही नहीं है वो।
अब सेकंड जो पॉइंट है इनका, ये कहते हैं अर्थपूर्ण सीखना, यानी कि मीनिंगफुल लर्नना। अब कोई भी कंसेप्ट बच्चे को सिखाया जाता है, जब उसको वो समझ लेता है, मान लीजिए जिसको सिखाया गया नाउन क्या होता है, ठीक है, अब नाउन जान गया कि एक व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति के नाम को या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। तो जब वो अब इस कंसेप्ट को समझ गया, तो अगर उससे हम कोई चीज़ पूछेंगे, मान लीजिए चेयर रखी है या आपकी टेबल रखा है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति का नाम है, तो हम कहेंगे ये क्या है, तो वो बता सकता है कि हाँ व्यक्ति का नाम जो है नाउन है, या किसी स्थान का नाम नाउन है, या वस्तु का नाम नाउन है, बता सकता है आराम से। क्यों? क्योंकि उसने अर्थपूर्ण लर्निंग की है, उसने केवल रटा नहीं है, उसको मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग की है। यानी कि जब व्यक्ति या बच्चा जब मीनिंगफुल लर्निंग करता है, तो उस ज्ञान का वो और कहीं जगह पे भी यूज़ कर सकता है, ठीक है, ये इसका बेनिफिट हो जाता है। अब तीसरा है अभिग्रहण करना। अभिग्रहण करने का मतलब क्या होता है? रिसेप्शन मतलब है इसका लिख कर, जब चीज़ों को बच्चा जो है, बच्चे को सिखाया जाता है लिख कर या बोल कर उसको बताते हैं कोई चीज़, उसी को हम अभिग्रहण कहते हैं। यानी कि बच्चा जो अभिग्रहण करता है, उसको देखिए, एक तो टीचर बोल के बताएगा, या तो बोल के बताएगा, या तो बोर्ड और पे लिख के बताएगा, या उसको कहेगा लिखने के लिए। तो जो ज्ञान का अभिकरण यानी कि जो लर्निंग है, वो आप लिख कर या बोल कर भी सीखते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे है जो आपका है अन्वेषण। अन्वेषण सीखना यानी कि डिस्कवरी लर्निंग। अब जब हम लोगों ने पढ़ा था, जेरोम ब्रूनर की थ्योरी पढ़ी थी, उसमें देखिए हम लोगों ने बताया था उनके सिद्धांत को भी अन्वेषण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ये बात लिखी है, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करती हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है डिस्कवरी लर्निंग, जो यहाँ पे इन्होंने बताई है, इन्होंने जो डिटेक्टिव लर्निंग होती है उसकी बात ये कर रहे हैं। डिटेक्टिव लर्निंग है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, जो निगनात्मक कहते हैं उसको। और डिटेक्टिव लर्निंग का यानी कि जो खोज होती है, जैसे आपके किसी चीज़ की हम लोग खोज करते हैं, उसकी बात हो रही है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो डिटेक्टिव लर्निंग होती है, वहाँ पे एक तरीके से जो, अगर आपको यहाँ पे जो चीज़ खोजी जाती है उसके बारे में बात है। जैसे अब जो इंडक्टिव लर्निंग है, वो अगर हम देखेंगे तो इंडक्टिव लर्निंग आपने जो पढ़ी है, अभी मैंने आपको वाइगोस्की में भी बताया था, कई टॉपिक पे हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, जो इंडक्टिव लर्निंग होती है उसमें हम जो जर्नल से, यानी कि एक तरीके से आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि एक तरीके से, जैसे मैंने बताया कि जैसे उसने देखा, बच्चे ने, कि एक सांप देखा तो उसने कहा काला है, ठीक है, दूसरा भी कहीं पे देखा तो काला, तो उसने एक थ्योरी बना ली कि जितने भी जितने भी सांप होते हैं वो सारे काले होते हैं, जर्नलाइज कर लिया। यानी कि एक स्पेसिफिक चीज़ को देखकर जर्नलाइज कर लेता है वो बच्चा, ये हो गई इंडक्टिव थ्योरी। और जो डिडक्टिव में होता है इसका बिल्कुल विपरीत होता है। तो जो जेरोम ब्रूनर हैं, उन्होंने इंडक्टिव जो आपकी लर्निंग है, जो इंडक्टिव जो लर्निंग, उस पर बल दिया है। उनकी भी डिस्कवरी लर्निंग है, अन्वेषण के बारे में वो भी बात करते हैं, लेकिन उनकी जो लर्निंग है वो इंडक्टिव है, ठीक है। और इनकी जो है, अगर हम इनकी बात करते हैं, आसुवेल की बात करते हैं, तो इन्होंने जो अन्वेषण बताया है, इनकी डिटेक्टिव है, ठीक है। इनकी डिटेक्टिव लर्निंग यानी कि यहाँ पे जर्नल आपको दे दिया जाएगा, जर्नल से आपको स्पेसिफिक पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर ये डिटेक्टिव लर्निंग करवाते हैं, तो इनकी दोनों में देख लीजिएगा, आप ये बात समझ जाइएगा कि दोनों में देखिए क्या अंतर है। जेरोम ब्रूनर के अन्वेषण में उनका इंडक्टिव है और इनका डिटेक्टिव है, ठीक है, इनका डिटेक्टिव है डिस्कवरी लर्निंग। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए दी हुई चीज़ें जो भी, अब कभी भी जो कोई डिस्कवरी होती है, कभी नई खोज होती है, तो आपने देखा होगा कि अगर कोई भी अन्वेषण हुआ है, तो जो भी पहले से कुछ सामग्रियाँ, पहले से कुछ ज्ञान था उसके पास, उस ज्ञान से उसने फिर उस ज्ञान को समाहित करते हुए जब नए ज्ञान की खोज की, उसी से मिला के नया संप्रत्य खोज लिया, तो उसे ही हम लोग यहाँ पे डिस्कवरी लर्निंग कर रहे हैं। यानी बच्चा जो है, जो भी उसको चीज़ें दी गई हैं, जो भी ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान से संबंधित होकर कुछ उनसे नई चीज़ सीख लेता है। नई चीज़ का जब अन्वेषण करता है, उसी को हम डिस्कवरी लर्निंग करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि राइट ब्रदर्स हैं, उन्होंने जब एरोप्लेन बनाया,
ठीक है। जब हवाई जहाज का उन्होंने कंसेप्ट दिया तो अब जो भी उनके पास था, ये तो नहीं कि उन्होंने थ्योरी, और जो इसके उसमें बहुत सारी थ्योरीज उन्होंने यूज़ की होगी, चाहे न्यूटन की थ्योरी होगी, बहुत सारी थ्योरी उन्होंने लगाई होगी, उन सबको पढ़ा होगा, उसके अनुसार उन्होंने उसकी जांच की होगी, उसको देखा होगा कि ये थ्योरी, वो सब कुछ ज्ञान उनके अंदर नहीं था, जितनी भी थ्योरी पहले से दी गई थी उनको सबको देख के उन सबको ज्ञान को लेके उनसे जोड़ के उन्होंने एक नई चीज़, एरोप्लेन जो है वो उन्होंने इन्वेंशन कर दिया। ठीक है, तो वहीं उसे ही खोज कहा जाता है कि उन्हें कहते हैं ना राइट ब्रदर्स ने उसकी खोज की, तो जो इसे ही खोज कहते हैं, यानी कि जो पुरानी चीज, जो भी ज्ञान था पहले का ज्ञान था, उसमें वो उस ज्ञान को मिला के एक नया संप्रत्यय खोज लेता है, एक नई चीज खोज लेता है, उसी को अन्वेषण कहते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो आत्मसातीकरण है इन्होंने 4 प्रकार का बताया है। ठीक है, नंबर 1 है सहयोगात्मक, दूसरा है अधीनस्थ, तीसरा है सहसंबंध और चौथा है महाकोटि। अब जो संयोगात्मक जो होता है, इसमें कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जैसे एक ज्ञान से मिला के दूसरा ज्ञान सीखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अधीनस्थ क्या हुआ? अधीनस्थ मतलब ये है कि अगर जरूरी नहीं कि अगर हम ये सिखाते हैं कि मान लीजिए हम आपको ये सिखाते हैं कि संज्ञा किसी वस्तु व्यक्ति के स्थान के नाम को कहते हैं। ठीक है, ये मेन है, ये मेन है, इसको उन्होंने सीख लिया। अब हमने पहले मेन बता दिया, अब हम ऐसे भी तो बता सकते थे, किसी व्यक्ति को ऐसे कहते कि ये देखो ये राम है, या किसी वस्तु को छूते ये कुर्सी है, कि ठीक है, ऐसे ऐसे करके फिर हम बता सकते थे कि हाँ इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं, ऐसे भी बता सकते थे। तो ये था अधीनस्थ लर्निंग, यानी कि जो छोटी, जो उसके अधीनस्थ है, मेन थ्योरी के जो नीचे अधीनस्थ है, उससे भी हम लर्निंग करके उसमें पहुंच सकते हैं, उससे भी लर्निंग कर सकते हैं। तीसरा है सहसंबंध, कोरिलेशन। आप लोग जब आप रिसर्च वाला जब हम लोग यूनिट पढ़ेंगे उसमें कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सहसंबंध यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का जो सहसंबंध, जो रिलेशन है, उसको हम सीख के भी लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब महाकोटि लर्निंग में क्या होता है? महाकोटि लर्निंग में एक जो बताया कि जब चीज़ें बहुत सारी हैं, उन चीज़ों को वो जो बच्चा ज्ञान है उन चीज़ों को जान के जब वो नई चीज़ को सीख लेता है, उसी को महाकोटि लर्निंग कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। तो जब बच्चे विभिन्न अवधारणाएं, जो बच्चे हैं वो विभिन्न अवधारणाओं या नियमों या सीखने में नए संप्रत्यय की अवधारणा को विकसित कर लेते हैं। ठीक है, तो उसे ही महाकोटि नाम ही से पता चल रहा है, महाकोटि लर्निंग उसकी हो जाती है, वो नए संप्रत्यय की खोज कर लेता है, नए संप्रत्यय विकसित कर लेता है। ठीक है, तो आपका पहला जो अगर हम कहें आत्मसातीकरण 4 प्रकार के हुए, संयोगात्मक, अधीनस्थ और सहसंबंध और महाकोटि। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है कि जो अनुदेशनात्मक अभिकल्प में आसुबिल की जो ये थ्योरी है अधिगम में, क्या इसका यूज़ है वो देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि देखिए इन्होंने क्या क्या मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, यानी सार्थक लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो सार्थक लर्निंग छोटी क्लासेस में हम देखते हैं, छोटी क्लासेस में बच्चों को रोट लर्निंग करवा सकते हैं। ठीक है, इससे हमने क्या सीखा? इसमें हमने सीखा जब अनुदेशन हम देंगे, जब इंस्ट्रक्शन देंगे, तो छोटी क्लासेस में हम रोट लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमने सीखा कि जब बड़े छात्र हैं किस प्रकार उनको अनुदेशन दें कि वो जो मीनिंगफुल लर्निंग वो कर पाएँ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तीसरा है कि बच्चों को बोल कर लिख कर हम आसानी से आत्मसातीकरण करा सकते हैं। चौथा है कि डिस्कवरी लर्निंग करा सकते हैं बच्चों को, बच्चे चाहे ग्रुप में हो चाहे बच्चा इंडिविजुअल हो, उसको हम डिस्कवरी लर्निंग भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अब हम लोगों को जो आखिरी टॉपिक है वो देखना है कि अधिगम सिद्धांतों या अनुदेशात्मक कार्यनीति के बीच संबंध क्या है। अभी तक बच्चों आपने यूनिट 8 पूरी ए जो है आपका कंप्लीट होने वाला है, आप लोग देख चुके हैं कि जो अधिगम सिद्धांत हैं या जो अनुदेशात्मक सिद्धांत हैं, इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो आप दे चुके हैं कि अगर हम अधिगम करवाते हैं तो अनुदेशात्मक कार्यनीति, जो भी हम चीज़ें प्रयोग करते हैं अनुदेशन में, जो अनुदेशन का मतलब क्या है? अनुदेशन का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी टीचर अपने सूचना जो देता है बच्चों को, जो अपने जो कंसेप्ट को पढ़ाता है, जो ज्ञान देता है,
किस तरीके से देता है, उसी को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, तरीके को टेक्नोलॉजी कहते हैं। और जो वो पढ़ाता है, सूचना देता है, जो भी अपनी बात को अभिव्यक्त करता है, बच्चे को समझाता है, उसे अनुदेशन कहते हैं। ठीक है, अधिगम आप जान चुके हैं कि जब बच्चे की लर्निंग को कह रहा है, ये अधिगम कह रहा है, जब उसको सीखने से उसके परिवर्तन होता है इसके व्यवहार में, उसी को अधिगम कहते हैं। तो अनुदेशक जो अनुदेशात्मक कार्यनीति है, अगर हम अधिगम में लगाते हैं, शिक्षण में लगाते हैं, तो हमको निश्चित रूप से बहुत से लाभ होते हैं। अनुदेशन तकनीक हम लोग लगाते हैं तो बच्चे को हम बहुत अच्छी लर्निंग करवा पाते हैं। बहुत, अगर मान लीजिए उसको हम स्मार्ट बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा जो उसका ज्ञान है, जो वो सीखेगा, वो बहुत प्रभावी ढंग से सीख सकता है। ठीक है, सामने चीज़ें, मतलब कि एक वो देख भी रहा है उसको और सुन भी रहा है, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। अब अगर हम उसमें यूज़ करते हैं, हम उसको बहुत सारे चित्रों के माध्यम से उसको पढ़ाते हैं, या हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, और बहुत सी जो अनुदेशन की टेक्निक है जो टीचर्स यूज़ करते हैं, पढ़ाने के तरीके उनके यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा अधिगम प्रभावी हो जाता है। हम जल्दी प्रभावी ढंग से उसको सिखा सकते हैं और हमारे जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये संबंध है। अब हम लोग देखेंगे कि स्मॉल ग्रुप में और लार्ज ग्रुप में, और फॉर्मल और इनफॉर्मल। स्मॉल ग्रुप आप देखते हैं 3 से 10 तक के स्टूडेंट हो सकते हैं। लार्ज में देखेंगे 20 से 40 तक हो सकते हैं। और फॉर्मल में देखेंगे, फॉर्मल जो आप स्कूल विद्यालय में पढ़ते हैं डेली, उसी की बात हो रही है। और इनफॉर्मल में दूरस्थ शिक्षा की बात होती है, जैसे इग्नू है आपका, राशि टंडन है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि अब ये एक बता रहे हैं कि लार्ज ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल में जो हम लोग अभी तक अधिगम पढ़ते आए हैं, अधिगम की थ्योरी पढ़ते आए हैं, उनका क्या यूज़ है। लार्ज ग्रुप में कैसे लगाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें लगाएंगे, स्मॉल में क्या क्या लगाएंगे, फॉर्मल में क्या लगाएंगे, और इनफॉर्मल में क्या लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अब हम लोगों ने पढ़ा था, पियाजे की थ्योरी पढ़ी, उसमें सारी टेक्निक बताई थी अनुदेशन की। अगर उसको आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है तो इसमें कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हम इनके व्यवहारवाद हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग संरचनावाद पढ़ चुके हैं, कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ चुके हैं, ये सब जो है वो यहाँ पे यूज़ करनी है। अगर हम लार्ज ग्रुप में देखेंगे तो हमने व्यवहारवाद में पढ़ा था, पुनर्बलन की सहायता से वो लर्निंग करवा सकता है, टीचर उसका ध्यान रखते हुए, उसको रेनफोर्समेंट देते हुए लर्निंग करवा सकता है बच्चे को। दूसरा है कि लार्ज ग्रुप की बात हुई तो अब ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर ऑडियो विजुअल की वो अपना इस्तेमाल कर सकता है टीचर। और टास्क जो अगर बड़ा ग्रुप है तो टास्क, मतलब कोई टास्क दिया है तो उसको एनालिसिस कर सकता है। CIA यानी कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दे सकता है। पीयर ट्यूटरिंग यानी कि जो उसके साथ की जो सहयोगी हैं, बच्चे क्लासमेट हैं, उनकी आपस में की जो ट्यूटरिंग होती है वो हो सकती है। कोलैबोरेटिव लर्निंग हो सकती है, यानी कि सहयोगात्मक जो लर्निंग है, एक दूसरे से सीखते हैं, वो यहाँ पे होगा, क्योंकि ग्रुप की बात हो रही है, लार्ज ग्रुप की बात है। ये स्मॉल में भी करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। स्मॉल में मैंने बताया नहीं कि आपको 10 तक के बच्चे हो सकते हैं या 20 तक के बच्चे हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी करा सकते हैं। और मेटाकॉग्निटिव लर्निंग करा सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड वर्क करवा सकते हैं, जो एक्टिविटी जो होती हैं उसमें यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, स्कैफोल्डिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। स्मॉल ग्रुप में हम लोग देखेंगे, अब स्मॉल ग्रुप में देखिए, अब कम बच्चे हैं तो एक एक बच्चे ध्यान दिया जा सकता है, तो यहाँ पे सेल्फ प्लानिंग वो हो सकती है, और यहाँ पे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जैसे कि एक स्टेप में बच्चे ने कवर किया, एक स्टेप में ठीक किया, फिर आगे बढ़ा, फिर एक स्टेप किया, फिर आगे बढ़ा, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो बिहेवियर मॉडिफाई हम लोग जो करते हैं, बिहेवियर का शेपिंग जो करते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा था। टोकन इकोनॉमी हम लोगों ने पढ़ी है, वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक सक्सीव अप्रोक्सीमेशन वो भी पढ़ा था हम लोगों ने, वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 है कि गाइडेड इंस्ट्रक्शन, अब थोड़े बच्चे हैं तो हम गाइडेड इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। इसका फोल्डिंग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। रिकॉल यानी कि अब हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे कि मीनिंगफुल लर्निंग है, रोट लर्निंग, इन लोग इस चीज़ का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
और स्मॉल टास्क दे सकते हैं बच्चों को। लर्नर जो हैं, एक अब कम बच्चे हैं तो लर्नर का एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब कम बच्चे हैं तो उनका एक एक करके हम लर्नर एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब ये जो अगर फॉर्मल की बात करें, देखिए फॉर्मल जो है वो डेली जो हम लोग स्कूल पढ़ते हैं, डेली जाते हैं, तो उसमें तो जो ये हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें लार्ज ग्रुप में होते हैं स्कूल क्लासेस में, और स्मॉल ग्रुप में भी हम कोई चीज़ टास्क दे सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर 1 से लेकर 30 तक या 35 तक तो बच्चे होते ही हैं क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो हैं हम लोग फॉर्मल में यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनफॉर्मल में अगर हम देखें, इनफॉर्मल दूरस्थ शिक्षा है, जहाँ पे हम लोगों का जो असाइनमेंट हमको आते हैं, असाइनमेंट का जिसे हम लोग ले लेते हैं वेबसाइट से, वहाँ पे असाइनमेंट को करते हैं, फिर उससे मार्क्स उसमें भी हम लोगों को दिए जाते हैं। फिर साल के एंड में पेपर होता है, पेपर भी हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग शिक्षण सामग्री है वो बुक्स जो है हमारे घर में ही आ जाती हैं, तो वो हम लोग पढ़ते हैं। उससे सेल्फ लर्निंग की बात होती है, यहाँ पे सेल्फ लर्निंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टीचर हमको दूरस्थ शिक्षा है, यहाँ पे हम जाते नहीं हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपके कुछ दिन के लिए किसी सेंटर में क्लासेस लगाई जाती हैं, कार्यशाला लगाई जाती है, उसमें आप जाके अपना थोड़े दिन की 10 से 1-2 हफ्ते का होता है, उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। ई लर्निंग कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा सामग्री कितनी सारी आपके पास है शिक्षण की, आप किसी भी युग्म से कोई मटेरियल लेना चाहें, कहीं से भी स्टडी करना चाहें, आराम से आप कर सकते हैं। तो शिक्षण सामग्री का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इनफॉर्मल हो गया आपका, फॉर्मल हो गया, और स्मॉल ग्रुप लार्ज ग्रुप हो गया। तो बच्चों, अब आपका ये जो आपका पार्ट है, इसका समाप्त हो गया है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो यूनिट 8 का सेकंड पढ़ेंगे। अब बच्चों देखिए, एक एक टॉपिक मैं सोचती हूँ कि आप लोगों का कोई चीज़ बिल्कुल छूटने ना पाए, चाहे आपको मुझे समय लगे या आपको समय लगे, लेकिन वो चीज़, कोई ऐसी चीज़ हम लोगों से छूटे ना जो रह जाए, क्योंकि पेपर में ये नहीं पता है कि कहाँ से क्या आता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए, और आप लोग स्वयं भी पढ़िए, क्योंकि सेल्फ लर्निंग भी बहुत अच्छी होती है, और साथ में इन सब चीज़ों से भी सहायता लीजिए। तो और आप लोगों को ये कैसा लगा वीडियो आप बता सकते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई वो भी आप पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।